हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, कुछ वीडियो से हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कर सकते हैं, राइट। उसी पर कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पे ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग चार्ज Q। लेंथ L का फाइनाइट वायर है हमारे पास, उसके ऊपर चार्ज Q डाला है हम लोगों ने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और उससे A डिस्टेंस पे पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और A का वैल्यू भी यहाँ पे दे रखा है √3/2L। चलिए, ये चार ऑप्शंस आपको देके रखा हुआ है। तो ये फाइनाइट वायर का क्वेश्चन है, फाइनाइट चार्ज वायर का। तो इसमें हम लोगों ने देखो क्या किया था, इसका रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास है, हमने डिराइव किया हुआ है। आप इसके एंड से इसको जोड़ दो, ठीक है। तो ये एंगल आपका θ1 हो जाएगा और ये एंगल आपका θ2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, और यहाँ पे θ1 और θ2 दोनों का वैल्यू होगा सेम। हम दोनों का वैल्यू जो है वो θ रख देते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो θ1 θ2 दोनों एंगल इक्वल होगा। यहाँ पे हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना। अब इसका देखो, इसका ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास था। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट थे, EX और EY, दोनों का फॉर्मूला हमारे पास है। और फाइनली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन करके E निकाल लेंगे। पर पहले EX और EY देखते क्या था। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था EX = λ/4πε0r। R मतलब यहाँ से वायर से पॉइंट का डिस्टेंस, जो कि इस केस में A है, ठीक है। और लैम्डा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। टोटल चार्ज Q है, लेंथ L है, ओके। और यहाँ पे आपका था ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। बाकी यहाँ पे EY का जो वैल्यू हमने देखा था वो था λ/4πε0r cos θ1 माइनस cos θ2। लेकिन देखो यहाँ पे θ1 θ2 दोनों सेम है, तो cos θ माइनस cos θ 0 हो जाएगा और हमारा पूरा EY ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास EY का वैल्यू 0 है, तो जो EX है वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया। तो हमको बस क्या करना है, EX ही ढूंढना है, ओके। तो चलो सारे वैल्यूज डाल देते हैं। हमारे पास इस हिसाब से इक्वेशन EX का क्या आ जाएगा, λ/4πε0r। लैम्डा को मैं Q/L लिख देता हूँ, Q यहाँ पे लिख देता हूँ, L यहाँ पे लिख देता हूँ। R की जगह पे, R ये डिस्टेंस है ना, तो R की जगह पे आप A लिख दो। लैम्डा का वैल्यू Q/L डाल दिया, R का वैल्यू A डाल दिया, ठीक है, बिकॉज R डिस्टेंस है जो कि A दिया हुआ है। नाउ sin θ1 प्लस sin θ2 विल बी इक्वल टू sin θ प्लस sin θ, जो कि हो जाएगा 2 sin θ। सो दैट इज इक्वल टू Q/4πε0। अब A का भी वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे A का वैल्यू क्या है, √3/2L। तो हम यहाँ पे, चलो इसको बाद में डालेंगे, देखते हैं, या फिर डाल ही दो, रहने दो, चलो A लास्ट में डाल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 sin θ। तो 2 1 से 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Q/2πε0A/L। sin θ का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। sin θ आप इस ट्राइंगल में देख लो, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में sin θ क्या होगा। देखो ये भी θ है, ये भी θ है, क्योंकि θ1 θ2 दोनों इक्वल हो गए, तो मैं दोनों को θ लिख देता हूँ। अब sin θ देखोगे तो यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर है वो L/2 है, राइट, ऑपोजिट साइड। तो L/2 अपॉन, ये एक काम करते हैं, हाइपोटेनस को R दे देते हैं नाम, तो L/2 अपॉन R आ जाएगा। sin θ विल बी इक्वल टू ऑपोजिट L/2 अपॉन R, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो L और L कैंसिल हो जाएगा, 2 2 × 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q/4πε0A इंटू R। अब देखो यहाँ पे कहीं आपको R तो दिख नहीं रहा, ये R के टर्म्स में आ गया। तो एक काम करते हैं, R का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, R² विल बी इक्वल टू, R² हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू L/2 का स्क्वायर प्लस A², L/2 का स्क्वायर प्लस A²। सो R² विल बी इक्वल टू L²/4 प्लस, नाउ A का वैल्यू यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। A का वैल्यू क्या है, √3/2L। तो √3/2L का स्क्वायर, राइट। तो R² विल बी इक्वल टू L²/4 प्लस 3L²/4। तो ये 4L² by 4 हो जाएगा, राइट। यस,
और 4l²/4 इज नथिंग बट l², इसका मतलब r² इज इक्वल टू l², इसका मतलब r इज इक्वल टू l आ गया। तो r इज इक्वल टू l अगर इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका Ex का जो वैल्यू आएगा वो आएगा Q/4πε0 a, r के जगह पे l आ जाएगा। ना a का वैल्यू अब सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू देखो √3/2l है, तो a के जगह पे आप √3/2l डाल दो, 4πε0 √3/2l इंटू l² हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो Q/2πε0 या √3 भी लेते चलो, 2√3πε0 इंटू l², यही आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। EY तो 0 है, तो EX ही आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। दैट इज कौन सा इक्वेशन आएगा बताओ, Q/2√3πε0 l², ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज रॉड ए बी बेंट इनटू सर्कुलर आर्क ऑफ 120 डिग्री एंगल एंड रेडियस आर। तो यहाँ पे एक रॉड है ए बी, इसको एक आर्क में बेंड कर दिया है। अब ये बात मुझे लगता है नहीं भी लिखी होती तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन खैर थोड़ा सा चीज़ें घुमाना रहता है उनको। आप सिंपल से समझ लो कि आपके पास एक आर्क ए बी है वायर का या रॉड का, और इस पर चार्जेस डाल के रखे गए हैं। कि क्या चार्ज डाला हुआ है, चार्ज -q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रॉड ए बी। इस पर माइनस चार्ज डाला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि ये चार्ज जो है नेगेटिव है कि पॉजिटिव, इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का पता चलेगा। तो चार्ज नेगेटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और ये जो है यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये आर्क जो है वो जिस सर्कल का हिस्सा है उस सर्कल का सेंटर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो कि एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो है आपका वाई एक्सिस है। ये पूरा का पूरा आर्क जो है वो अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टोटल 120 डिग्री एंगल बना रहा है। ये लाइन क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो 60 डिग्री ऊपर बन रहा है, 60 डिग्री नीचे बन रहा है। आर इसका रेडियस है। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ओ। सेंटर पे इस आर्क में जो चार्जेस रखा हुआ है इसके वजह से पॉइंट ओ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हमको पूछा गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है। अब देखो हम लोग जानते हैं, ये भी ऑलरेडी रिजल्ट हमारे पास है कि अगर मान लो हमारे पास आर्क ऑफ चार्जेस हो, चार्जेस का आर्क हो, तो हम पहले ये देखते हैं कि भाई टोटल एंगल कितना बना रहा है। मान लो टोटल एंगल अल्फा बना रहा है, हमने यहाँ पे टोटल एंगल जो है वो अल्फा ले रखा था। इस अल्फा का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था λ/2πε0 आर जो कि रेडियस है इसका, साइन टोटल अल्फा, टोटल एंगल जो होगा अल्फा होगा, इस पूरे आर का टोटल एंगल अल्फा होगा, α/2। ये फॉर्मूला था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाता है। अगर यहाँ पे तुम नेगेटिव चार्जेस डाल दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ जाएगा। समझ गए? ये सेम सिचुएशन आप यहाँ पे देख रहे हो फिलहाल, कि ये पॉइंट बस क्या है कि आपका आर्क इस तरीके से यहाँ पे सिचुएटेड है। तो हम बात यहाँ से करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो ये रहने वाला है। अब इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही होगा, समझे? लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसके पास आएगा और कुछ नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो वही रहने वाला है, बस अंदर की ओर आएगा ऐसे, और अंदर की ओर आएगा इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास नेगेटिव चार्जेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन आता है, तो डायरेक्शन तो पहले से फिक्स हो गया कि आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मतलब आई कैप यूनिट वेक्टर आएगा, माइनस आई कैप तो नहीं आएगा, तो ये आपका ऑप्शन वैसे डिस्कार्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आएगा इस पॉइंट पे वो E = λ/2πε0 r और साइन α/2। अल्फा मतलब पूरा आर्क जो भी एंगल बना रहा है पॉइंट ओ पर, कितना बना रहा है, 120 डिग्री बना रहा है। तो अल्फा की जगह पे आप 120 डिग्री लिख दो, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे क्यू के टर्म्स में दिया हुआ है, चलो ठीक है। लैम्डा तो हमको पता है ना आपको, लैम्डा इज सिंपली टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, इस पर मैं बाद में आ जाऊँगा, फिलहाल यहाँ पे देख लो, इसको सॉल्व कर लो। E = क्या आएगा बताओ, λ/2πε0 r,
साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r √3/2। ओके, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका लैम्डा अपॉन 4 पाई, या आप बोल लो √3 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन आपको जो वैल्यू है वो q के टर्म्स में दिया हुआ है, तो मान लो इस पर टोटल चार्ज q है, माइनस q है वो हम लोग को पता है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, वहाँ उस माइनस के चक्कर में डायरेक्शन यहाँ पे माइनस प्लस मत कर देना, क्योंकि देखो आप मैग्नीट्यूड निकाल लो और उसके बाद हमको पता है कि यूनिट वेक्टर जो आएगा वो आई कैप ही आएगा, माइनस आई कैप नहीं आएगा। तो कई बार वो माइनस क्यू चार्ज के चक्कर में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि चार्ज कभी भी फॉर्मूला में नेगेटिव मत लो, डायरेक्शन के लिए आप वेक्टर का साइन यूज कर सकते हो आई कैप जे कैप, तो हम क्यू ही लेंगे। यहाँ पे लैम्डा नहीं है, क्यू के टर्म्स में आपको आंसर देके रखा हुआ है, तो आप क्या करो लैम्डा को क्यू के टर्म्स में चेंज कर दो। लैम्डा का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, क्या होता है चार्ज अपॉन लेंथ। अब भाई चार्ज तो टोटल क्यू डाला हुआ है, इसके ऊपर माइनस साइन नहीं लेना है, पहले बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड में माइनस साइन नहीं लेना है। अब लेंथ मतलब इस पूरे आर्क का लेंथ, समझे। अब देखो आर्क के लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा अगर याद है तो। आर्क का जो लेंथ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये अगर एंगल थीटा है यहाँ पे जो आर्क बना रहा है सेंटर पे, तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई r, 2 पाई r जो कि पूरा सरकमफरेंस हो गया, थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई r। अगर आप एंगल डिग्रीज में ले रहे हो तब ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर आप एंगल रेडियन में मेजर करते हो तो थीटा अपॉन 2 पाई r, 360 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 पाई r, तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका थीटा इंटू r सीधा सीधा आ जाएगा। आर्क लेंथ इज इक्वल टू r थीटा आ जाएगा। अगर एंगल रेडियन में मेजर कर रहे हो तो सीधा एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ मिल जाएगा आर्क का। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये पूरा एंगल जो है आर्क बना रहा है यहाँ पे 120 डिग्री, वो डिग्रीज में दिया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, समझे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से एल का वैल्यू क्या आएगा बताओ, एल का वैल्यू आएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री, और थीटा कितना बना रहा है आर्क 120 डिग्री बना रहा है ना, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री 2 पाई r, 2 पाई r। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 12 1 से 12 3 से 36, सो एल का वैल्यू आ गया 2 पाई r/3। इसको उठा के यहाँ पे डाल दो, लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा q अपॉन 2 पाई r अपॉन 3। ओके, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपको ये लैम्डा का वैल्यू मिल गया। बस इस लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में और आपको आंसर ई का मिल जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते ही √3 लैम्डा इज 3q अपॉन 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही आपका आंसर है। अब देखो 4 2 से ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3√3q अपॉन 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर है 3√3q अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्या आंसर बताओ, 3√3q अपॉन 8 पाई स्क्वायर आना चाहिए, 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आई थिंक ऑप्शन बी नज़र आ रहा है, 3√3q, हाँ बराबर, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू सेमी सर्कुलर आर्क। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का वायर लिया हमने, उसको एक सेमी सर्कल में बेंड कर दिया कुछ इस तरीके से। ये पूरा आपका जो वायर है ये एल लेंथ का है, बात आ रही है समझ में, ये एल लेंथ का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का वायर है। चलो और आगे, इफ द टू इक्वल हाफ्स ऑफ द आर्क वेयर ईच टू बी यूनिफॉर्मली चार्ज विथ चार्जेस प्लस और माइनस क्यू, मतलब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। और जो Q चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, वही लिखा हुआ है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क इज, आपको पॉइंट O पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस छोटे से आर्क या जो आपका जो टोटल सेमी सर्कल है उसका जो आधा हिस्सा है, इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे वो चेक कर लेते हैं।
फिर इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो निकाल लेते हैं और दोनों को वेक्टर के हिसाब से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग को पता है कि ये भाई पूरा 90 डिग्री है और हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक आर्क होता है तो आर्क का जैसे मान लो टोटल एंगल कुछ ना कुछ यहाँ पे बन रहा है पॉइंट ओ जो कि उसका सेंटर है, तो हम पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो आप देख सकते हो कि ये टोटल 90 डिग्री है, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो 45 डिग्री से होके गुजरेगा और इसी 45 डिग्री पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 नाम देते हैं एंड दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उससे दूर भागता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आधा जो बचा हुआ पार्ट है इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उतना ही आएगा जितना इसके वजह से आएगा, पर यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज के वजह से वही इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री पे इसके पास जाएगा जिसको मैं E2 नाम दे रहा हूँ। 45 डिग्री फर्क क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इसके पास जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और इससे दूर भागेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब E1 E2 का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ आएगा बताओ, ये बीचों बीच इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका अगर आप देखो ध्यान से देखो, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E1 और E2 को वेक्टोरियली ऐड करना होगा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर आप यूज करते हो तो E1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो और E2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो अगर E1 E2 इक्वल है, वैसे E1 और E2 इक्वल ही होगा क्योंकि देखो दोनों सिमेट्रिकल है, आधा आधा बटा हुआ है, तो दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वल होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है या डायरेक्शन सॉरी अलग अलग है। तो अगर E1 E2 के इक्वल हो जाए और ये एक पैरेललोग्राम बन जाए, तो पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब वो स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल हो गया तो ऑपोजिट साइड्स तो वैसे भी इक्वल है, चारों साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब ये एक स्क्वायर बन गया, समझे। और स्क्वायर बन गया और 45 डिग्री पे जो स्क्वायर होता है उसका होता है डायगोनल, डायगोनल का सॉरी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो 45 डिग्री पर होता है, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल के अलॉन्ग ही होगा और आपका डायगोनल आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गया, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा विच इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि आई कैप के अलॉन्ग ही आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो या तो ऑप्शन बी होगा या तो डी होगा, ए और सी वैसे भी डिस्कार्ड हो गया है। अब हम ढूंढते हैं E1 और E2 का वैल्यू। तो देखो E1 E2 का वैल्यू कैसे आएगा, आपके पास फॉर्मूला क्या है बताओ। ये पूरा एंगल अगर अल्फा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है आर्क के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा बाय 2, बस यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो E1 और E2 दोनों इक्वल है, तो आप एक वैल्यू ढूंढ लो, दूसरा E2 अपने आप मिल जाएगा और फिर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E ढूंढ लेंगे। चलिए, तो फॉर्मूला हमारे पास तैयार है, यहाँ पे E इज इक्वल टू E1 ले लेते हैं, चलो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई सॉरी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा बाय 2। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो ये पूरा आर्क जो है टोटल 90 डिग्री का अल्फा बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो हमारा टोटल अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। साइन 90 डिग्री हो जाएगा साइन 45 डिग्री। और क्वेश्चन ये है कि अब लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, है ना। लैम्डा का वैल्यू होता है चार्ज अपॉन लेंथ। अब देखो इन्होंने ये बोला है कि ये जो लेंथ L है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा लेंथ L मैंने मान रखा है, हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं ना इस पूरे पार्ट के, तो ये क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज अपॉन L/2, और चार्ज अपॉन L/2 क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू 2q/L। बस यही आपका लैम्डा का वैल्यू आ गया 2q/L। सब्स्टिट्यूट कर दो 2q/L, बाकी बचा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 45 डिग्री। 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा आपका q अपॉन L पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। ना देखो r का वैल्यू हमको निकालना है,
आर हम लोग को दिया नहीं है इस केस में, रेडियस जो है वो इसका नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये लेंथ तो दिया हुआ है ना। अब देखो पूरा का पूरा लेंथ जो है वो क्या है, एल है। सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है बताओ, यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सेमी सर्कल जो है उसका लेंथ क्या होता है, सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है वो पाई आर होता है, क्योंकि पूरे सर्कल का लेंथ 2 पाई आर होता है, तो आधे का कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एल इज इक्वल टू पाई आर, एल इज इक्वल टू पाई आर, है ना। तो आपको आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, एल बाय पाई, बस ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको E1 E2 दोनों का वैल्यू क्या मिल जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू Q अपॉन L पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट, और R की जगह पे आप L बाय पाई यूज कर लो, L बाय पाई 1/√2, ठीक है। तो यहां से पाई और पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन √2 L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, राइट। नाउ Q का वैल्यू उन्होंने क्या दे रखा है, 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट अपॉन √2 L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, L ये भी चला गया। अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको E1 E2 का वैल्यू मिल जाएगा 10⁻³ √2, लेंथ देखो यहाँ पे किधर गया, 20 सेंटीमीटर दिया है। अब 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 इंटू 10⁻² मीटर, तो L की जगह पे आप 20 इंटू 10⁻² रख दो और उसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 10⁻³ अपॉन √2, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाय 400 इंटू 10⁻⁴। और सिंपली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये 2 0 यहाँ से हट जाएगा, इसको आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये E1 E2 दोनों का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू सेम है, 10⁻³ देखो 10⁻² इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 बचेगा यहाँ पे, ऊपर जाके 10⁻5 हो जाएगा, या इंटू 10⁻2 ही रहने दो, चलो ओके। ये समझ गया ना, 2 0 यहाँ से गया और ये 10⁻2 को ऊपर भेज दिया -2 को, तो 10⁻2 हो गया। अब इधर बचा 4 और √2, नीचे बचा है 4 और √2। अब ये देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻³ इंटू 10⁻2, यहाँ पे 10⁻2 को मैं 100 ले लेता हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 4 √2 इंटू 10⁻3, तो ये 25 हो जाएगा, सो दैट इज 25 अपॉन √2 इंटू 10⁻3। ये तो E1 और E2 का वैल्यू आ गया, पर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E चाहिए ना, तो आपके पास वेक्टर एडिशन का एक तरीका है, वेक्टर एडिशन का एक फॉर्मूला है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, वेक्टर एडिशन आप कैसे करते हो, जब दो वेक्टर को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और थीटा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आप देख सकते हो 45 + 45 90 हो रहा है, राइट। इन दोनों वेक्टर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट यहाँ से हट जाएगा, 0 हो गया ना। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर आ गया, और E1 E2 दोनों तो सेम ही है ना, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर कर लो, दैट इज इक्वल टू 2E1 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू √2 E1, राइट। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या आ गया, √2 E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू √2 E1, दैट इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय E1 E2 दोनों का वैल्यू क्या था, 25 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 10⁻3, √2 गया, 25 इंटू 10⁻3 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, समझ गए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पहले से पता है कि I एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका मतलब 25 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम I कैप इज योर आंसर। ओके, थैंक यू।